पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम इंटरस्टेट रिलेशंस में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट इंटरस्टेट रिलेशंस के चैप्टर में हमने आपको बहुत ही खूबसूरती से क्या पढ़ाया था? बताओ ना। क्या बात है, देखो सिम्मा जो है ना वो पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लेकर के फुल फेथ एंड क्रेडिट का कंसेप्ट। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय संबंधों में पूरे भारत भर में ट्रेड एंड कॉमर्स के स्टेटस को लेकर के प्रोवाइड किए गए आर्टिकल्स, अनुच्छेद। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 301 टू 307 कुछ आर्टिकल्स गिवन है पार्ट 13 के अंडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किस विषय पे बात करते हैं, वो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पे बात करते हैं। मैं ट्रेड भी बताऊंगा, कॉमर्स भी बताऊंगा, इंटरकोर्स का भी मीनिंग बताऊंगा। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए किसी भी फेडरल कंट्री में कुछ चैलेंजेस होते हैं। क्या चैलेंजेस होते हैं? फेडरल कंट्री यानी कि किसी भी संघात्मक ढांचे में जहाँ पर केंद्र होता है, राज्य होते हैं। सेंटर अपने लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है, उसका खुद का एक ऑटोनॉमस इंडिविजुअल स्टेटस है। इसी तरह से राज्य भी, स्टेट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी भी एक ऑटोनॉमस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। ये तो हो गया एक फेडरल सिस्टम। सब्जेक्ट्स डिवाइडेड होते हैं सेंटर के, स्टेट के आपस में। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि इकोनॉमी के लेवल पर पूरी कंट्री को यूनिफाई कैसे करके रखें, क्योंकि जब फेडरल सिस्टम होता है उसमें लोकलिज्म, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद का कंसेप्ट बड़ा प्रबल होता है, बड़ा प्रोमिनेंट होता है। और वही चुनौती, वही चैलेंज सभी वर्ल्ड की फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स को फेस करना पड़ता है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि राज्य अपने आप में स्वायत्त होते हैं, यानी कि ऑटोनॉमस होते हैं। उनको उनके सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होते हैं, जैसे हमारी कंट्री में स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट सब्जेक्ट्स गिवन हैं, तो वो तो अपने आप में आज़ाद हैं कानून बनाने को लेकर के अपनी टेरिटरी से संबंधित। तो हो सकता है वो दूसरे राज्य से आने वाला सामान जो उनकी टेरिटरी में एंटर करें उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दें, कि जैसे ही ये सामान हमारे स्टेट में एंटर करेगा इस पर टैक्स लगेगा। अपने स्टेट से बाहर जाने वाले सामान के ऊपर टैक्स लगा दें कि ये सामान राज्य के बाहर नहीं जाएगा। इस तरह के टैक्स और कस्टम्स हर स्टेट के बॉर्डर पे एग्जिस्ट ना करे, जो कि कंट्री को डिसयूनिफाई कर दे। आपको कंट्री को एक यूनिफिकेशन के तहत लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, जिसमें देश पूरा जुड़ा होगा तभी आप विश्व से जुड़ पाएंगे, वरना विकास तो समझिए ख़त्म ही है। क्यों ख़त्म है वो विकास अभी समझ आ जाएगा। पहले हम समझते हैं कि फेडरल कंट्री में ये चैलेंजेस ऑलवेज रहते हैं। इनको पार पाने के लिए ही एक ब्रॉडर कंसेप्ट डेवलप होता है कि पूरे देश के स्तर पर गुड्स एंड पर्सन्स का इंटरकोर्स कराना अश्योर किया जाए। आई बात समझ में? भारत में अगर आर्टिकल 301 टू 307 के प्रोविजंस देखें, ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित हैं। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 92 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात करता है। इंडिया ने भी बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रेलिया से ये प्रोविजंस लिए का मतलब ये है कि उनको एक पॉलिटिकल सिस्टम की सेटिंग के तहत ऑस्ट्रेलियन सेटिंग से समझा कि ऑस्ट्रेलिया में ये प्रावधान कैसे काम कर रहे हैं, तो भारत में भी है। आज़ादी के पहले भारत के हालात कुछ ऐसे हुआ करते थे, ख़ास तौर पर अगर हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो आपको पता था कि अंग्रेज़ों ने देश को दो तरह से बांटा। एक तरफ इंडिया की वो टेरिटरीज़, वो एरियाज़ जो सीधे ब्रिटिशर्स के अंदर आते थे, इसे हम कहते हैं द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ये है ब्रिटिश इंडिया। और दूसरी तरफ भारत के वो राजघराने, वो रजवाड़े जो ब्रिटिशर्स तो सीधे कंट्रोल नहीं करते थे उन एरियाज़ को, वो ब्रिटिशर्स की पैरामाउंट पावर के अंडर थे, यानी कि जो सुप्रीम रूलर है वो तो ब्रिटिश क्राउन ही है, लेकिन अपनी टेरिटरी, अपने स्टेट को लेकर के इंडियन किंग ऑलमोस्ट ऑटोनॉमस होता था। तो इसलिए हमने दो शब्द सुने, प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रोविंसेस जैसे कि बॉम्बे प्रोविंस, उसके बाद बंगाल प्रोविंस और फिर मद्रास प्रोविंस।
और प्रिंसली स्टेट्स तो आपने कितने ही सुने, जैसे हैदराबाद स्टेट था, जूनागढ़ स्टेट था, कश्मीर एक राज्य था, ये सब राज्य थे, ये प्रिंसली स्टेट्स थे, राजघराने थे। इतने राजघराने थे कि आप जानते हैं कि आज़ादी के समय में जो भारत बट करके भारत बना, जिसमें भारत से यानी कि पाकिस्तान चला गया, उस बटे हुए भारत में भी भारत के अंदर 552 रियासतें बाकी थी। 552 रियासतें, स्टेट्स। भारत का नक्शा इमेजिन करिए ज़रा कैसा होगा। आज भारत में 28 राज्य आपके सामने हैं, तो भी आप नक्शे को देखते हैं तो कितने खंड नज़र आते हैं। 552 इमेजिन करिए, 552 छोटी बड़ी रियासतें। उनमें से एक हैदराबाद ही अपने आप में बहुत बड़ी रियासत थी। आप सब जानते हैं कि इनको यूनिफाई किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अंततः तीन राज्य नहीं जुड़ रहे थे, रियासतें नहीं जुड़ रही थी, उनको जोड़ा। जैसे हैदराबाद को पुलिस एक्शन के माध्यम से, जैसे जूनागढ़ को रेफरेंडम करा के, और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया, ये भी जुड़ गया आकर के। इन राज्यों के समय में ये कंसेप्ट फॉलो होता था कि ये एक राजघराना दूसरे राजघराना दोनों अपनी अपनी टेरिटरी पे एक राज्य से आने वाले सामान के ऊपर टैक्स लगाते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य पे सामान जाता था तो टैक्स लगता था। आपको याद होगा जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो वो क्या किया करते थे, वो भारत में मुगलों से क्या प्राप्त करना चाहते थे, फरमान, शाही फरमान। वो फरमान का मतलब क्या होता था कि वो एक ऐसा ऑर्डर चाहते हैं जिनसे मुग़ल उन्हें यह अलाउ कर दें कि वो चुंगी दिए बिना, ड्यूटीज़ दिए बिना ट्रेड कर सकें। क्योंकि इतने राज्य थे भारत में, इतनी मुग़लों की इतनी प्रोविंसेस थी, अंग्रेज़ चाहते थे कि बंदरगाह से लेकर के दिल्ली के कोर बाज़ारों तक उन्हें चुंगियाँ ना भरनी पड़े। फिर जब धीरे धीरे मुग़लों का रुतबा कम हुआ, मुग़लों के गवर्नर इंडिपेंडेंट होने लगे, तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर, गोलकोंडा के राजा, अलग अलग गवर्नर जब राजा बने तो आपने सुना गोलकोंडा के राजा से शाही फरमान ले लिया, बंगाल के नवाबों से शाही फरमान ले लिया। तो फिर उन क्षेत्रीय राजाओं से फरमान लेने लगे कि हमें मुक्त व्यापार, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने दो। आपको याद होगा ऐसा एक फरमान बड़ा मशहूर है इतिहास में, 1717 में 1717 में फारूक शियर, मुग़ल बादशाह फारूक शियर ने इशू किया था। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिशर्स कहा जाता है, फ्री ट्रेड का मैग्ना कार्टा। मतलब उसके तहत वो फ्री व्यापार करते थे। और आपको याद होगा यही मुक्त व्यापार है जो आधार बना था प्लासी के युद्ध का, क्योंकि ये दिया तो कंपनी को गया था लेकिन फ़ायदा इसका कंपनी के अफसर भी उठाने लगे थे। तो आपको इससे ये तो प्रमाणित होता है कि भारत में चुंगियाँ, टैक्स, बॉर्डर टैक्स बहुत ज़बरदस्त थे, रैम्पेंट थे। जिस किसी विदेशी कंपनी को चुंगी मुक्त मिल जाती थी वो इंडिया में सर्वाइव कर पाती थी, जिसको ये फरमान नहीं मिलते थे वो कंपनी फेल हो जाती थी, वो देश फेल हो जाता था। इसलिए ब्रिटिशर्स बाकियों के मुकाबले ज़्यादा फ्लरिश कर गए। पुर्तगालियों, फ्रेंच, डेन, इनसे ज़्यादा आगे बढ़ गए ब्रिटिशर्स, कारण फरमान जारी कराने में सफल रह गए। तो ड्यूटी का, कस्टम्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रेड में, आपने देखा। अंग्रेज़ों के समय में ये बहुत से राज्य थे और राज्यों में ये था। ब्रिटिश प्रोविंसेस की यही तो खासियत होती थी कि प्रोविंस एक रूलर के अंडर होती थी, जैसे कि ब्रिटिशर्स, उसमें फिर इतनी चुंगियाँ नहीं भरनी पड़ती थी। इसलिए तो फिर ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर ट्रेड फ्लरिश हुआ और प्रिंसली स्टेट्स धीरे धीरे ट्रेड कॉमर्स के मामले में पिछड़ते गए, आपने देखा। लेकिन प्रोविंसेस आगे बढ़ती चली गई। समझ आई बात। क्योंकि प्रोविंसेस का फ़ायदा ये दिया अंग्रेज़ों ने कि उन्होंने उतने बड़े पूरे क्षेत्र को इकोनॉमिकली यूनाइट कर दिया, इसलिए वहाँ पे ट्रेड कॉमर्स फ्लरिश हो गया। अंग्रेज़ों के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से पहले अगर देखें तो कंप्लीट यूनिटरी सिस्टम चलता था, यानी कि केंद्र सरकार, यानी केंद्र में गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की सत्ता पूरे देश में हावी थी। यूनिटरी सिस्टम मतलब कि एक ही के हाथ में शक्ति ज़्यादा होना। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आपने देखा होगा कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट की सरकार को दो हिस्सों में बांट दिया था, जिसे हम द्वैध शासन या डायरकी समझते हैं। वो क्या था कि स्टेट में एक तो अंग्रेज़ों का गवर्नर है, तो कुछ मुद्दों पर काम अंग्रेज़ों का गवर्नर करेगा अपने काउंसलर्स की मदद से, और कुछ मुद्दों पर काम अंग्रेज़ों का गवर्नर ही करेगा, लेकिन किनकी सलाह से, जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं।
यानी कि कुछ कुछ शक्तियां जनता को देनी शुरू कर दी 1919 के कानून में। दो तरह के मुद्दे, एक वो मुद्दे जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो दे दिए जनता के चुने नुमाइंदों के अधीन, एक वो जो रिजर्व सब्जेक्ट जो रख लिया गवर्नर ने अपने और अपने काउंसलर्स के अधीन। लेकिन इसे भी हम फेडरल सिस्टम नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटर और स्टेट में अभी सब्जेक्ट डिवाइड नहीं हुए प्रॉपर। स्टेट के अंदर दो तरह से सब्जेक्ट बढ़ गए अब, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। सही तरह का फेडरल सिस्टम कब आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की समीक्षा करने के लिए, उसकी इवैल्यूएशन करने के लिए कौन आया? साइमन कमीशन 1927 में। उसे ये जांचना था कि 1919 के कानून कैसे काम कर रहे हैं, और साइमन कमीशन ने फिर ये रिकमेंड की दो बड़ी बातें। एक तो उसने कहा कि संघीय ढांचा देना पड़ेगा, फेडरल सिस्टम देना पड़ेगा, कंट्री तब ग्रो करेगी। और दूसरा उसने कहा कि जो इंटर स्टेट टैक्सेस हैं इनको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना ये कंट्री ग्रो नहीं करेगी। इसी विचार पर शुरू हुई, आपको पता है, 1931 के अराउंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में, गोल मेज सम्मेलन, वहाँ पर भी ये विचार रहा। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये कंक्लूड किया गया कि इंडिया में एक फेडरल सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए और इंटरस्टेट टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। इन विचारों की समीक्षा करने के लिए आपको पता होगा 1933 में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो रिकमेंडेशंस ही बन करके आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने फेडरल सिस्टम दिया। आपने देखा एक केंद्र और एक राज्य की बात की उसने, लेकिन उसका वो फेडरल फीचर वाला पार्ट कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ पाया। लेकिन उसने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दिया, संघीय ढांचा देश को दिया। उसी समय में लिस्टें जनरेट हुई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट जिसमें दिए हुए कानून केंद्र बनाएगा, जिसमें दिए हुए सब्जेक्ट पे कानून केंद्र बनाएगा। प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें दिए हुए प्रावधानों पर कानून प्रोविंसेस बनाएंगी, यानी कि आज के राज्य तब की प्रोविंसेस थी। कॉन्करेंट लिस्ट जो कि जिस पे जिनमें दिए सब्जेक्ट्स पे कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी, फेडरल भी बना सकते हैं, प्रोविंसेस भी। इसके अलावा बची हुई शक्तियां, रेजिडरी पावर, इस पर कानून बनाने का काम और जिम्मा किसको चला गया? गवर्नर जनरल को। समझ आई? इसी में बात कर दी गई थी फ्री ट्रेड कॉमर्स, इसी में जिक्र आ गया था कि ट्रेड एंड कॉमर्स फ्री रखा जाए। आज़ादी हुई, हमने देखा कि फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स का जो कंसेप्ट दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में पूरी तरह से कारगर नहीं हो पा रहा। डिबेट्स हुई, डिस्कशंस हुई, और आप हैरान हो जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो यहाँ तक बात रख दी गई कि आर्टिकल 301 यानी कि फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स को फंडामेंटल राइट बनाइए, फंडामेंटल राइट बना दीजिए। लेकिन फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि नहीं, इसको हमें फंडामेंटल राइट नहीं बनाना चाहिए। हाँ, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रबंध जरूर रखना चाहिए, लेकिन इसे फंडामेंटल राइट बनाना, मौलिक अधिकार बनाना ठीक नहीं, इसका मिसयूज़ हो सकता है, इंडिविजुअल्स इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 जो है उसका जी पार्ट जो है 19G, वो इस बात की बात करता है कि आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन, कॉमर्स एंड ऑक्यूपेशन है। लेकिन ये फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स वाला प्रावधान फंडामेंटल राइट में रखना ठीक नहीं। तो ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट डिस्कशंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में रखा तो गया, लेकिन पार्ट 3 में न रख के पार्ट 13 में रखा गया। पार्ट 3 जो कि मौलिक अधिकारों की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की, पार्ट 13 जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। आई बात समझ में? इसी की वजह से तो इसका कैरेक्टर बदल गया फिर बड़े पैमाने पर, उस पर हम बात करेंगे। तो हमने पार्ट 13 में आर्टिकल 301 to 307 जो हम फ्री ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के रिलेटेड पढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? पहला इसका पर्पस है पूरी कंट्री में एक साइकोलॉजिकल यूनिटी क्रिएट करना। भारत में जब हमने स्टेट्स बनाए हैं तो ये सेंस ऑलवेज़ रहा कि स्टेट्स के एग्जिस्टेंस में आने से एक रीजनलिज्म आएगा, उस रीजनलिज्म को हमें ओवर पावर करना है, एक सेंस ऑफ यूनिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसलिए सभी प्रावधान आप गौर से देखें तो जहाँ पर डाइवर्सिटी को, विविधता को चीयर करते हैं, वहीं साथ के साथ वो एकता पर ज़्यादा बल देते हैं। एकता से भी अधिक महत्व अखंडता को दिया है, यानी कि एकता भी अपने आप में समस्त लोगों की एकता होनी चाहिए, यानी कि नहीं कि लार्जर सेक्शन में से कुछ सेक्शन टूट के अपनी एकता कर ले और कई ग्रुप्स की एकता हो जाए।
एकता भी अखंडता वाली, कि खंडित भी नहीं हो सकती ऐसी एकता। खंडित नहीं हो सकती, कारण है क्योंकि एकता में संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है। और अगर ये थोड़ी भी खंडित हुई तो संप्रभुता पे ठेस आएगी, इसलिए कोई भी खंडित हुआ हिस्सा अपनी एकता को बचा नहीं पाएगा। तो यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी का कंसेप्ट है। तीनों वर्ड अलग कर दोगे तो जीवन ही चला जाएगा। पहले तो यूनिटी चाहिए, उससे भी ऊपर इंटीग्रिटी वाली यूनिटी चाहिए, उससे भी ऊपर सॉवरेनिटी चाहिए, क्योंकि एक लार्जर ग्रुप की यूनिटी चाहिए पूरे देश की। छोटे छोटे, जैसे पंजाब अपने आप में खुद को कह सकता है कि हम यूनाइटेड है, हरियाणा कह सकता है हम यूनाइटेड हैं, बिहार, यूपी कह सकते हैं हम यूनाइटेड। नहीं, ये वाली नहीं, इंडिया वाली यूनिटी चाहिए। खंड हो के यूनिटी नहीं, अखंडित यूनिटी चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए। और खंड हो के यूनिटी क्यों नहीं चाहिए ये पूछेंगे तो फिर तीसरी बात की फिर संप्रभुता नहीं रह पाएगी, क्योंकि तुम फिर खुद और खंडित हो जाओगे। एक बार खंडित होने पर आए तो फिर खंडित ही होगे, इसलिए सोवरेनिटी चाहिए। समझ आई? कहते ये तो चाहिए भाई, साइकोलॉजिकल यूनिटी अचीव करो पहले तो, उसके लिए कई प्रावधान रखे गए। एक नागरिकता, समझ आई बात? एक नागरिकता रखी गई ना, उसका कारण था कि आप दिमागी तौर पर यह महसूस कर सकें, आपकी सोच ऐसी विकसित हो कि हम एक नागरिक हैं। आज कोई कहीं से भी आता है क्लास में, तमिलनाडु से, यूपी से, हरियाणा से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, बिहार से, कहीं से भी छात्र आता है, एक पल के लिए भी उसके मन में ये ख्याल नहीं आता कि हाय पंजाब में जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, वहाँ की सरकार मेरे साथ क्या करेगी। क्यों? उसको पता है वो नागरिक भारत का है, वासी कहीं का भी हो सकता है, नागरिक भारत का है। अब वो उस पर निर्भर है कि वो बसना कहाँ चाहता है। अब वो थोड़े समय पहले तो यूपी में बस रहा था, वो पंजाब में बस गया, ख़त्म कहानी। नागरिक तो भारत का है। इससे एकता का भाव पैदा हुआ कि नहीं? इसीलिए हमें क्षेत्रवाद की सोच से बचना होता है जब हम फेडरल सिस्टम में होते हैं, क्योंकि फेडरल सिस्टम में स्टेट के पास इतनी ऑटोनॉमी होती है कि क्षेत्रवाद रैम्पेंट हो सकता है, रीजनलिज्म रैम्पेंट हो सकता है, लेकिन उससे देश को नुकसान होगा, क्योंकि ट्रेड एंड कमर्स हर्ट होगा, इंटरकोर्स हर्ट होगा। अगर बॉर्डर्स पर टैक्सेस लगते हैं उस लेवल पर डिस्क्रिमिनेटरी, अगर कस्टम्स चार्ज होते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंट्री का हर्ट होता है, स्टेट्स के बीच में आपस में इंटीग्रिटी हर्ट होती है। और ऐसे में आप चल पाएंगे? जरा थोड़ी देर के लिए मुझे बताएं, 2 मिनट के लिए, पंजाब के पास कितना कोयला है अपना, बताएं। अब पंजाब अगर बिहार, झारखंड से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से आने वाली कुछ वस्तुओं पर टैक्स लगाना शुरू कर दे तो फिर वो कोयला भेजेंगे? कोयला नहीं आएगा तो क्या चलाएंगे हम फिर? और फिर पंजाब क्या प्रोड्यूस करता है? सरप्लस में व्हीट एंड राइस। फिर जब ये जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वो लोग इस पर क्या लगाएंगे? अल्टीमेट टैक्स। तो वो लोग फिर खाएंगे क्या? खुद के पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है? टोपोग्राफी क्या है? रोलिंग प्लेट्यू। इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं कि पेट भर जाए? नॉट पॉसिबल। पंजाब की अनिवार्यता है भारत को अनाज देता है, पंजाब को अनिवार्यता है भारत की मेटल्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, रिसोर्सेज आते हैं। ये अनिवार्यता कभी भी भंग ना हो जाए राजनीतिक निर्णयों की भेंट चढ़ के, क्योंकि पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट पार्टी सिस्टम से आती हैं और पार्टियों के नेता वोट खींचने के लिए वायदे तो कुछ भी कर देंगे कि हम अपने ही लोगों को नौकरियां देंगे, हम अपने ही उद्योग धंधों को फ्लरिश करने देंगे, जो आप लोग प्रोड्यूस करेंगे इसको compete करने वाला कोई सामान फिर अब पंजाब में एंटर नहीं करेगा। आप ही का सामान यहाँ बनेगा, आप ही का सामान यहाँ बिकेगा। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, सामान बनाने के लिए मशीन चाहिए, मशीन के लिए लोहा चाहिए, स्टील चाहिए, किधर से आएगा? इंजीनियर किधर से आएगा? सामान बनाने के लिए ट्रक चाहिए, किधर से आएंगे? सामान ले जाने के लिए ट्रक चाहिए, किधर से आएंगे? रेलगाड़ी किधर से आएगी? ऐसे देश विकास नहीं करते। अगर हम इंटर स्टेट इस लेवल के बैरियर्स क्रिएट कर दें, इकोनॉमिक बैरियर्स, कंट्री विल नॉट ग्रो। और हमें क्या चाहिए अल्टीमेटली? हमें चाहिए अल्टीमेट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द मोर यू डू द इकोनॉमी, द मोर यू डू द एक्टिविटी, द मोर यू विल मल्टीप्लाई द रिसोर्सेज। The more you will multiply the resources, the more you will create the goods and services. The more you will create the goods and services, the more you will add to the economy in the context of value.
and more you are adding to the economy in the context of value, the more you are creating the wealth. So the wealth generation is the core. The more you are creating the wealth, the more you are creating the investment, because wealth in itself is a capital. पूंजी, जितनी पूंजी बनेगी उतना निवेश बढ़ेगा. The more you are investing, the more you are creating the avenues of job or the employment. More jobs, more employment, more purchasing power. More purchasing power, good level of consumption, healthy living standard, the prosperous life, the prosperous country. That is the core. So for that you need to integrate the states. You need to integrate the resources. You need to integrate the supply system, the chain mechanism. You need to integrate the production. You need to integrate the raw material areas with the production hubs. You need to integrate the production hubs with the transportation centers. You need to integrate the transportation centers with the consumer markets. You need to integrate the consumer with the ultimate level of sellers. This is the core of the economy. Now, what is the basis of this economic chain? Integration. How will you integrate if the barriers are there? हर कवल अगर इतने बैरियर होंगे इंटीग्रेट करोगी. इंटीग्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? डिसइंटीग्रेशन चाहिए? क्या चाहिए? तो इतना गुस्सा किस बात का? हंस के बोलो. तो टेंशन क्यों लेती रहती हो? जब चाहिए इंटीग्रेशन तो होगा ना एक दिन इंटीग्रेशन. उसे धैर्य रखना पड़ेगा ना. The core of the integration is a patience. Without patience there will be no integration, only aggression. चलिए ये थ्योरी से थोड़ा अलग हो गया. ये समझ में आई कहानी? ये तो अपन को करना ही पड़ेगा. सिर्फ मैं मानते हो करना पड़ेगा नहीं. देखिए ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे हेड हैं. ये जो मानते हैं हम उसी को लेक्चर पे लेते हैं. जो ये नहीं मानते उसके लिए हम इन्हें क्लास से थोड़ा अलग कर देते हैं. लेक्चर पे तो वो जाएगा जो सही है. तो क्या कैसे बैरियर हो सकते हैं? नहीं हो सकते. देश प्रॉस्पेरस करेगा उससे? प्रॉस्पेरिटी अचीव करेगा? नहीं. आप सब प्रॉस्पेरिटी अचीव करेंगे? नहीं. एक दिन फिर हम लोग खुद कहेंगे बैरियर हटाइए, चलिए जुड़ जाएं, आओ मिल जाएं. यूरोप ने किया कि नहीं? यूरोपियन यूनियन के नाम से किया ना. उनको दिखा ना कि ये क्या बन के बैठ गए हैं. छोटे छोटे देश, जल्दी जोड़ो. आज इंटीग्रिटी इस बात का प्रमाण है कि इंटीग्रिटी एक सत्य है, एक अभिन्न यानी कि एक इंडिस्पेंसिबल अंग है. आप पूरे वर्ल्ड को ओपन कर लें, आज आपको मल्टीपल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स दिखेंगे. साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, WTO के तहत कई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स. क्यों हो रहा है? इंटीग्रिटी इज मस्ट. मार्केट्स जितना इंटीग्रेट करेंगी आपकी इकोनॉमी उतना ग्रो करेगी. इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई बात समझ में? अब हम आर्टिकल के वाया चलते हैं तो आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझाते हैं. आर्टिकल 301 आपको मुक्त व्यापार की, वाणिज्य की और आवागमन की आज़ादी देता है. ट्रेड एंड कमर्स, व्यापार वाणिज्य. ट्रेड क्या होता है? देखो अब इसकी अगर डेफिनेशंस में जाएंगे तो वो बहुत वेरिएबल है. पहले तो कोर यानी कि फंडामेंटल डेफिनेशन वेरिएशन है. दूसरा समय के साथ भी इसमें वेरिएशन है. ट्रेड में समय के साथ परिवर्तन आया तो उसकी परिभाषा भी बदली. तो अपन को सीधा लेके चलना है. सीधा क्या है? ट्रेड मतलब जिसमें सेल परचेज होता है. मैन्युफैक्चरिंग नहीं. कई बार आप लोग कहते हैं ना कि हम लोग ट्रेडर हैं. ट्रेडर क्या? कच्चा माल उठाया, फैक्ट्री वाले को दे दिया, और दूसरा पक्का माल इधर से उठाया, डीलर को दे दिया. ट्रेडर, सिंपल ट्रेडर. तो क्या आप कहते हैं? ट्रेड करते हैं. ट्रेडिंग क्या करते हैं? आपने कई बार इन ट्रेडर्स को सुना होगा. कुछ फिल्मों में बड़ा ये नाम फेमस हो गया बीच में. क्या काम है? मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है. जो कुछ नहीं करता हमारे देश में, फिल्में देख के क्या करने लग गया था? अचानक से एक लड़का जीजा आया, क्या करते हो? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो क्या करते हो? चलो ठीक है, फिर कुछ तो करता ही है भाई. ये जो हमको नहीं पता ये वो करता है. इसका मतलब ये गजब करता है. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है. तो वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ ट्रेड कर रहा है. इधर सामान उठाया, एक्सपोर्ट, उधर से मंगाया, इम्पोर्ट. ओके. आयात, निर्यात. जाने वाला निर्यात होता है, आओ आयात. ऐसे याद रखना इसको सिर्फ में.
अक्सर भूल जाता है, पता है ये। दो भाषाओं में शब्द आए तो कितना मज़ा आता है। तो इस तरह से होता है, ये ट्रेड है। व्यापार क्लियर हुआ। ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ बेचा खरीदा, लिया दिया, गिव टेक। कॉमर्स क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन बाय द वे ऑफ रोड, वाटर, रेल, एयर। इट इज़ अ वाणिज्य, इट इज़ अ वाणिज्य। ट्रेड है तो कॉमर्स तो होगा ही होगा ना। कॉमर्स के बिना ट्रेड किधर से होगा? और ट्रेड है तो कॉमर्स होगा ही होगा, दोनों एक साथ ही होंगे ना। अब आप कह रही हैं मैं बड़ा ट्रेड करती हूँ, ठीक है। अब ये तो बहुत अच्छा है कि आप क्या बना, वो सामने एक लोहार बैठा हुआ है, लोहार कुछ बना रहा है, आपने लिया उससे, उसने बना दिया एक कड़ा लोहे का। आपके बगल में ही खरीदार बैठा है, आपने उससे लिया, इसको बेच दिया, इससे पैसा लिया, उसको दे दिया। इतना आसान तो नहीं होगा ये, इतना आसान तो नहीं होगा। उससे लिया तो उधर जा कर के बेचना है, तो कहीं सामान ला देंगी, ले जाएंगी, वहाँ से कुछ पैसा लेंगी, तो बैंक भी तो चाहिए यहाँ तक पैसा पहुँचाने के लिए। बैंकिंग, इंश्योरेंसेस, ये वाणिज्य को समर्थन करते हैं। ये संस्थाएं हैं जो आदान प्रदान को, यानी कि जो ट्रेड को, जो सेल परचेज को, जो गिव एंड टेक को फैसिलिटेट करता है। तो इसको अपन ने ट्रांसपोर्टेशन कह दिया यहाँ पर, बाय द वे ऑफ रोड, रेल, एयर, वाटर। ये वाणिज्य, ये कॉमर्स हो गया। इंटरकोर्स तो क्लियर ही है, आवागमन। अब आपको कोई कहे ट्रेड भी कर लो, कॉमर्स भी करना, इंटरकोर्स नहीं करना, कैसे करोगे? अब आप कहेंगे डिजिटली कर लेते हैं। डिजिटल इंटरकोर्स इज इन इटसेल्फ इज अ वर्चुअल इंटरकोर्स। उसके लिए भी तो वो आपको गेटवे प्रोवाइड करेगा, तभी करोगे ना। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपने क्या किया, आपने अपना एटीएम निकाला, उसको दिया, बोला ले भाई पैसा काट ले। उसने आपका एटीएम निकाला, उस पर पढ़ा क्या है, वीज़ा है, मास्टर है कि रुपए कार्ड है। उसने कहा रुपए वाला है ये। तो उसने जब मशीन में उसको डाला तो रुपए के पास कमांड गई। रुपए वाली संस्था ने संपर्क किया कि कार्ड नंबर क्या है, बैंक क्या है, नाम क्या है आदमी का। उसने उस बैंक से संपर्क किया। ये सब एक विदिन अ सेकेंड हो रहा है। उसने उस बैंक से संपर्क किया, बैंक ने रुपए कार्ड का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, तो बैंक ने रुपए कार्ड वाले को जानकारी दे दी कि हाँ इसके खाते में इतना पैसा है, ये वो है। क्या कमांड आई है? बोले 10,000 की कमांड आई है। ये सब वर्चुअली चल रहा है। बैंक ने बोला निकाल, चल फट, रुपए वाले के पास पैसा आ गया। अब वो जो मशीन जिस बैंक की है उस बैंक को वेरीफाई करेगा कि खाता नंबर ये वो व्यापारी के नाम पे है, उसमें पैसा डालेगा। कई बारी गेटवे पे पैसा 2-2 दिन फंसा रह जाता है। वो जो कहते हैं ना 48 घंटे में आ जाएगा, 24, वो गेटवे में फंसा हुआ है। इस गेटवे, ये गेटवे वाले उस व्यापारी से पैसा चार्ज कर रहे हैं। वो क्या है? मर्चेंडाइज डिस्काउंट रेट है, MDR। जो व्यापारी आपसे चार्ज कर रहा है 0.25% बोल के, जबकि वो आपको नहीं देना है, वो व्यापारी का होता है। वो कहते हैं ना हमारा 1.67% कट जाता है कार्ड चलाने से, वो तो उसका कटना ही है, क्योंकि वो मर्चेंडाइज डिस्काउंट रेट है। क्योंकि वो है तो ही तो उसका व्यापार है ना, उससे हमने चीज़ खरीदी इसलिए। ओके, ये सारा खेल में आपको ऐसा नहीं लगा इंटरकोर्स हो रहा है? तो बड़ा तगड़ा इंटरकोर्स हो रहा है ये तो। इसी तरह से लोग आते जाते हैं, ट्रक आएगा जाएगा। ट्रेड कॉमर्स तभी तो होगा जब ट्रक आएगा और जाएगा। आप कह रहे तुम बेटे ट्रक वाले ट्रेड भी कर लो, वो कह रहा ठीक है सर। कॉमर्स करो तुम, कह रहा हाँ। ट्रेड कर लो, ट्रक वाले को बोला मैंने ट्रक वाले ने सामान खरीद लिया। कॉमर्स कर लो मतलब ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन इंटरकोर्स नहीं अलाउड है, तो फिर एक कदम भी आगे नहीं जाएगा। आवागमन ही अलाउ नहीं है तो क्या करेंगे? तो तीनों होने जरूरी है। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अलाउ किया गया। यहाँ पर इंटरकोर्स, अगर डिफरेंट कोर्ट की जजमेंट्स पढ़े तो इंटरकोर्स कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों हैं। यानी कि इंटरकोर्स यहाँ पर पर्सन्स का भी है, लोग भी इंटरकोर्स कर सकते हैं, आ जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? तो ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स वर्ड क्लियर। आर्टिकल 301 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 301 डिक्लेयर्स दैट द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। यहां पर वर्ड्स समझे, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स फ्री। फ्री मतलब मुफ्त में नहीं होता, फ्री मतलब कि मुक्त। एक तो मुफ्त होता है, एक मुक्त होता है। मुफ्त और मुक्त का अंतर समझिए। वो जो